कि आप लोगों को BA LLB थर्ड सेमेस्टर में जो समाज शास्त्र है सोशियोलॉजी, उसमें सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल नामक विषय में आपको इस बात का जानकारी करना, इस बात का आपको जानना है समाज का परिवर्तन और समाज की दिशा कैसे परिवर्तित हो रही है। इसको मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जहाँ का जैसा समाज है, जैसी व्यवस्था है, उसी के अनुरूप वहाँ के सामाजिक जीवन का परिवर्तन होता है। समाज के नियंत्रण में सामाजिक परिवर्तन में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके अंतर्गत हम सामाजिक नियंत्रण में एजुकेशन को देखते हैं, मुख्य भूमिका है, स्टेट को देखते हैं और विधि को देखते हैं। शिक्षा, राज्य और कानून, ये तीन जो है समाज के नियंत्रण के औपचारिक साधन हैं। सोशल जो है, सोशल कंट्रोल के समाज को नियंत्रित करने के औपचारिक साधन हैं। इन साधनों से समाज को नियंत्रित, समाज को परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन का जहाँ तक सवाल है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य केवल उस परिवर्तन से होता है। सोशल चेंज क्या है? सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उस परिवर्तन से होता है जो सामाजिक संगठन में होते हैं। समाज का जो संगठन है उसके द्वारा जो होता है, अर्थात जैसे हम कह सकते हैं कि समाज की संरचना एवं समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तन से है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज का वर्तमान पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत हम देखते हैं कला में, विज्ञान में, साहित्य में, दर्शन में, फैशन में, आदि आदि चीज़ों में जो सामूहिक संगठन के द्वारा जो परिवर्तन होता है वह सामाजिक परिवर्तन है, सांस्कृतिक परिवर्तन है। जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज के ही बीच होता है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्ति और समाज को, जहाँ तक इस बात की गारंटी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है। समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समाज के सोशल वैल्यूज हैं, समाज के जो मूल तत्व हैं, उसका प्रभाव सामाजिक हैसियत पर पड़ता है, सामाजिक नियंत्रण पड़ता है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण हम आपको बता दें बहुत सामान्य भाव में। जैसे नेपाल में कुछ लोग गए, नेपाल में हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जो सामान जहाँ गिरा है वहीं रहेगा, वहाँ से उठाएगा नहीं। जैसे एक आदमी इंडियन जाता है नेपाल में, वहाँ गाड़ी से घूमने लगता है, वहाँ एक बैग गिरा है। भारतीय आदमी कहता है कि ये बैग है, रुको रुको गाड़ी रुको, ये बैग उठा ले। जो ड्राइवर है कहता है हमारा तो नहीं है, क्या आपका है? तो आदमी वहाँ चुप हो जाता है। उसका मतलब है कि वहाँ पर इतनी, जहाँ का जैसा समाज होगा, जैसा कल्चर होगा, जैसी व्यवस्था होगी, वहाँ का सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन होंगे। विदेशों में, अन्य देशों में आप चले जाइए, जापान चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, और देशों में चले जाइए, अरब के देशों में चले जाइए, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ भ्रष्टाचार की बात लोग नहीं करेंगे, वहाँ काम की बात करेंगे। भारत में निकम्मापन की बात होती है, अगर कोई काम नहीं है तो कहेंगे कोई काम धंधा नहीं, वो राजा आदमी है, वो तो आराम से रहते हैं, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं। समाज में उनको बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उनके न तो जानवर है, न घर है, न खेती गृहस्थी करते हैं, कुछ नहीं, राजा है, उसमें सब पैसा जमा अपना खाते हैं। तो एक प्रकार से विदेशों में उसको निकम्मापन कहा जाता है, लेकिन भारत में उसको ऐश आराम की जिंदगी कहा जाता है, थाट कहते हैं। यहाँ कैसा कल्चर है? भारत में नौकरी लोग हेरते हैं, सरकारी नौकरी हेरते हैं, जहाँ की काम न करना हो और पैसा ही मिले, जितना तनख्वाह सरकार देती है उसका दुगुना जो है कहीं से एक्स्ट्रा पैसा मिलता हो। तो यहाँ क्या है, सबके जेहन में, सबके ब्लड में हो गया है। समाज गंदा नहीं है, समाज में रहने वाले लोग गंदे हो गए, समाज में रहने वाले लोगों की भावना बदल गई, समाज में रहने वाले लोगों की सोच बदल गई है। हर आदमी जो है कि दिन दुआ रात चौगुना, दुअन्नी से चवन्नी, चवन्नी से अठन्नी बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है।
उसकी गलती नहीं है। समाज कैसी ढांचा हो गया है, आज की वर्तमान परिस्थितियों की ऐसी व्यवस्था हो गई है, उसी व्यवस्था ढांचा में उसको भी ढलना है। अगर वो नहीं ढलेगा तो वो जो है पीछे हो जाएगा। इसका मतलब है कि 90% लोग इस दुनिया में बेईमान है, फिर भी भारत महान है। 90% लोग किसी न किसी रूप में, हर आदमी की कोई काम की बेईमानी कर रहा है। हम जैसे हमारा काम पढ़ाने का, हम पढ़ाए नहीं, हम पढ़ कर बेईमानी करना चाहते हैं, कोई अन्य ढंग से बेईमानी करना चाहता है। ये जो अपने कार्य के प्रति जो सचेत न हो, वो डिसऑनेस्टी हो, बेईमान है। बेईमान किसे कहते हैं? बेईमान मतलब इतना यही नहीं है कि सिर्फ आपका पैसा कोई ले ले। बेईमान मतलब है कि जो अपने कार्यों, अपने दायित्वों को न निर्वहन करे, बेईमान है। अब समाज का नियंत्रण, समाज का परिवर्तन जो होता है, अब कैसे समाज परिवर्तित होगा? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी पिछले कक्षा में अभी हम कल आपको मतलब सामाजिक परिवर्तन के औपचारिक साधनों में कानून, राज्य, शिक्षा, पुलिस, जेल, विद्यालय, महाविद्यालय आज चीज़ों पर चर्चा किया था। और जिसके अंतर्गत औपचारिक नियंत्रण की प्रवृत्तियाँ में, जैसे औपचारिक नियंत्रण कैसे हम समाज करते हैं, चेतावनी देकर करते हैं, जुर्माना से करते हैं, बंदी कारागाह के द्वारा करते हैं, कारागाह में बंद करके लोगों को हम जो समाज को नियंत्रित करते हैं, गुप्तचर व्यवस्था से करते हैं और पुरस्कार से करते हैं। इस प्रकार से समाज को नियंत्रित करने का जो सामाजिक साधन है, औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन, हम अनौपचारिक साधनों के अंतर्गत देखते हैं, जैसे समाज है, परिवार है और मतलब आदि सारी चीज़ें हैं। ये सब जो है अनौपचारिक साधन के अंतर्गत है। अनौपचारिक साधन के अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षा, अब जो वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है औपचारिक हो गई है। पहले शिक्षा को नैतिकता से जोड़ करके पढ़ाई किया जाता था। शिक्षा उतना होती थी जितनी से व्यक्ति का सामाजिक हैसियत और नैतिकता बनी रहे। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा रोजगार परक हो गई है। शिक्षा के द्वारा लोगों को रोजगार मिल रहा है। शिक्षा, अब बिना रोजगार के शिक्षा के लोग शिक्षा को नहीं मानते हैं। इस तरह जैसे आप देख रहे हैं कि IIT है, IT है या LLB है या BEd है, जो जितनी भी शिक्षाएं हैं, मेडिकल है, उसको रोजगार से जोड़ दिया गया है। पहले शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ा गया था। पहले शिक्षा को समाज से, सामाजिक व्यवस्था जोड़ा गया था, जिसको धर्म, संस्कृति और जो है कि मानव को एक ज्ञानपरक शिक्षा की बात होती तो वही शिक्षा था। लेकिन अब शिक्षा का स्तर बदल गया है। हम देखते हैं आदिम समाज के लोग शिक्षा को सार्वजनिक न होकर केवल कुछ लोगों तक ही, कुछ वर्गों तक सीमित रखते थे। सबको शिक्षा नहीं देते थे। शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित था। जैसा कि हमें भारतीय विधि व्यवस्था, भारतीय समाज में इस बात को गारंटी मिलती है कि शिक्षा सबको नहीं मिलती। शिक्षा कुछ लोगों के हाथ में कठपुतली बनकर रहती थी। लेकिन समाज बदला, व्यवस्था बदली, भारत का संविधान आया, शिक्षा धीरे धीरे बदल गई। आदिम समाजों में शिक्षा में धर्म और नैतिकता के तत्व की प्रधानता होती थी। पहले शिक्षा में धर्म और नैतिकता की बात होती थी। धर्म और नैतिकता के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती थी। पारिवारिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, वैवाहिक नैतिकता, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन से कहते हैं। और धर्म के अंतर्गत ये सारी बातें आ जाती थी। मतलब शिक्षा को धर्म से और नैतिकता से जोड़ा गया था प्राचीन समय में। लेकिन आज का जो सामाजिक कंट्रोल है, सामाजिक नियंत्रण है, ये शिक्षा को रोजगार परक बना दिया गया। अंतर क्या है? पहले शिक्षा को धर्म और नैतिकता से जोड़ा गया था, लेकिन आज शिक्षा को रोजगार एवं व्यवसाय से जोड़ दिया गया है। अब इस रोजगार व्यवसाय से समाज कैसे परिवर्तित होगा? समाज के महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा का क्या है, जिसे सामाजिकरण करता है। शिक्षा क्या करता है कि व्यक्ति को सामाजिकरण से तात्पर्य है कि हम सीखने की प्रवृत्तियाँ, समाज के सद्गुणों, सद्व्यवहारों, सद्विचारों को सीखने की जो पद्धति है वो हम शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। और बौद्धिक विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास से तात्पर्य है उसके बुद्धि का विकास, उसको जो है अपने मानवीय मूल्यों को, मानवीय पहलू को समझने की, सोचने की, समाज की व्यवस्था को समझने की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके द्वारा हम देखते थे। और नैतिक गुणों का विकास, शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों का विकास होता है। जैसा कि हमने देखा है कि शिक्षित व्यक्ति व शिक्षित व्यक्ति में नैतिकता की गुणों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। शिक्षित व्यक्ति है तो उसके रहन सहन, बोली भाषा, पहनावा, खान पान, उठन बैठन, सारी चीज़ों में अंतर होगा। उसके अपेक्षा जो अशिक्षित व्यक्ति है, समाज का अशिक्षित व्यक्ति है, और उसमें और दोनों में अंतर होगा। और उसके लिए हम देखते हैं कि इसके उदाहरण में वो भी उदाहरण दिए हैं। महाकवि सूरदास और कालिदास भी इस बात को लिखे हैं कि मतलब
उन्होंने लिखा है कि क्या कहते हैं कि उन्होंने इस बात को गारंटी दिया है कि शिक्षा मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति का जैसे कि माता शत्रु पिता बैरी तेन बाल के उपढ़ बाल के न सुबनते हंस मध्य बकुप संग। जैसे हंस के सामने बकुला नहीं सुशोभित होता, उसी तरह उसी समान शिक्षित में अशिक्षित को शोभा नहीं समा नहीं पाएगा। हंस के सामने बकुला कैसे समाएंगे? आदमी वह भी है लेकिन उसका अंतर है। कोयल और कौवे में अंतर कैसे होगा? शिक्षा से होगा, उसके बोलने से होगा। उसी तरह से जैसे कोयल और कौवे का अंतर जो है कि बोलने से होता है, उसी तरह से शिक्षा में शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति के अंतर बोलने से ही हो सकता है, अन्यथा उनका भी वही भाव विचार है, उनका भी वही भाव विचार है। संस्कृत का हस्तांतरण होता है। शिक्षा के द्वारा हम अपनी संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा नहीं, संस्कृत क्या है? व्यक्ति को आदान प्रदान समझने सोचने या व्यवहार करने की प्रवृत्तियाँ हैं। संस्कृत द्वारा संस्कृत परंपराओं मूल्यों आदर्शों को हम अपनी पीढ़ी अंतर पीढ़ी को देते हैं। ये धरती हमें पूर्वजों की विरासत से नहीं मिली है, बल्कि आने वाले बच्चों का उद्धार है, जो ट्रस्टी कंसेप्ट के माध्यम से हम देते हैं। अर्थात अपनी इस संस्कृत को हम दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रीति रिवाज, जो हमारी परंपरा है, हम दूसरी पीढ़ी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते हैं। व्यक्ति जिस समाज में, जिस व्यवस्था में, जिस परिस्थिति में, जिस भाव में रहता है, उसकी परंपरा व्यवस्था उसी के अनुरूप रहती है। इस तरह से हम कहते हैं शिक्षा के द्वारा ही समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। और तीसरा है समाज मानव को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने योग्य शिक्षा का योगदान है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति सभ्य एवं कुशल बन सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा आर्थिक जीवन के संरक्षण प्रदान करके समाज को परिवर्तित करती है। शिक्षा आर्थिक जीवन में समरसता कायम करके सब समाज में परिवर्तन करती है। हम देखते हैं कि शिक्षा मनुष्य के आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास में सहायक है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी आर्थिक समस्याओं समाधान आज चीज़ों को मतलब अर्थ के द्वारा करता है, जो सामाजिक मूल्यों को मतलब महत्व देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके लिए उदाहरण है कि लख दरिद्र विद्वान को जन जन करे गलान, मेरी बुद्धि धनवान को माने सकल जहान। शिक्षा का महत्व जो है कि वहाँ भी हमको देखता है, लेकिन यह वहाँ धन की बात बताई गई। लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं कि धन से हीन कुटुंब जन जैसे, विकट नीर भय जल बिन जैसे। अर्थात मनुष्य का जीवन शिक्षा और धर्म दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वही तभी समाज को परिवर्तित कर सकता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक और जो है उसकी जो है पर्सनल लिबर्टी जो होती है, व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनताएं भी शिक्षा पर ही आधारित है। और दैहिक स्वाधीनता के अंतर्गत आने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं व्यक्ति के मानव गरिमा, मानव जीवन, वो सभी जो है हमें समाज को परिवर्तित करने का साधन बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के साधन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में, समाज को नियंत्रित करने में इसका योगदान होगा स्टेट का। स्टेट माने राज्य का। राज्य क्या दायित्व है? राज्य। अब हम देखते हैं राज्य क्या है। राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा को हम तमाम विद्वानों द्वारा लिखे हैं, जिसमें है कि नियंत्रण की द्वितीय संस्था को राज्य सर्वोपरि माना गया है। यह नियंत्रण का एक संगठित एवं औपचारिक साधन है। जब समाज की जटिलता में वृद्धि होती है, सामाजिक व्यवस्थाएं, प्रथाएं, लोकाचार, जन रीतियाँ आदि नियंत्रण करने के लिए राज्य अपना महत्वपूर्ण योगदान समय समय पर दिया है। राज्य ही, ऐसे हम कह सकते हैं, राज्य स्टेट, राज्य समाज को परिवर्तित करने का, समाज को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है, जिसकी भूमिका हम निम्न प्रकार से देखते हैं। पहला हम देखें राज्य परिभाषा क्या है। राज्य परिभाषा डॉक्टर गार्नर ने कहा है, राज्य उस बहुसंख्यक समुदाय अथवा संघ को कहते हैं जो निश्चित भूभाग पर रहता हो, जिसकी अपनी एक संगठित सरकार होता है, जिसके आदेशों का पालन अधिकांश पूर्ण रूप से जनता स्वेच्छा से करती है, उसको राज्य कहते हैं। राज्य क्या है? राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, ध्यान दीजिए। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा संप्रभुता। राज्य में, राज्य के अंतर्गत जनसंख्या होनी चाहिए। मेट्रो ने रूसों में आज सभी ने कहा है कि बिना जनसंख्या के राज्य कल्पना नहीं कर सकती है। राज्य में निश्चित भूभाग होता है, एक निश्चित सीमा होती है, निश्चित एरिया होती है, वो राज्य है, ठीक ना। और तीसरा है कि सरकार, राज्य के अंतर्गत सरकार होती है। सरकार में प्रजातंत्र सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार है, संसदीय सरकार है। सरकारें
का वर्णन किया गया है, लेकिन राज्य में सरकार होना जरूरी है। और तीसरा है संप्रभुता, सॉवरेंटी। हर राज्य की अपनी संप्रभुता होती है, सॉवरेंटी किसी के अधीन नहीं होती है। अब जैसे हम कहते हैं कि लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन, सॉवरेंटी से तात्पर्य है कि वो संप्रभुता हर स्टेट की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी अपनी बाह्य शक्तियों से परे रहता है, उसके ऊपर बाह्य शक्तियाँ कार्य नहीं करती। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, उससे श्रीलंका बहुत छोटा देश है, श्रीलंका बहुत छोटा देश है, भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, लेकिन अब भारत का कानून श्रीलंका पर लागू नहीं होगा, भारत का कानून नेपाल पर लागू नहीं होगा। हर स्टेट की अपनी संप्रभुता है, अर्थात राज्य वही होगा जो संप्रभु है। और संप्रभुता के नाते राज्य में चारों शक्तियाँ होने के नाते राज्य समाज को नियंत्रित, समाज को परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण साधन है और जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समाज नहीं करता बल्कि राज्य करता है। राज्य वे कार्य जिनको राज्य स्वयं करता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं राज्य का महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि पुलिस, न्यायालय, गुप्तचर, जेल, प्रशासन, सेना आदि सभी का प्रबंध राज्य करता है। तो राज्य समाज को नियंत्रित, समाज को परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा हम कहते हैं कि वे कार्य जिसको सिर्फ राज्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का मतलब प्रबंध करना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध करना, देख रेख करना, आर्थिक संसाधनों की वृद्धि करना, राष्ट्र की रक्षा करना, मजदूरों को उचित मजदूरी प्रबंध करना, निजी औद्योगिक संरक्षण प्रदान करना, बीमा व्यवस्था करना, सार्वजनिक पार्कों, क्रीड़ा स्थल, अस्पताल, गांव सुख सुविधाओं आदि तमाम जो मतलब सार्वजनिक रूप से जो व्यवस्था करने वाली चीज़ें हैं वो राज्य ही कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं राज्य समाज को परिवर्तित करने का, समाज को दिशा देने का एक साधन है। जैसे हम वर्तमान परिस्थितियों में भी सरकार की व्यवस्था को देखते हैं, सरकारें जो आ रही हैं अपने अपने ढंग से अपना अपना कार्य करती हैं। कोई कहता है लाइज कमांड ऑफ सॉवरेन, कोई कहता है, कोई कहते ऑस्ट्रेलियन थ्योरी की बात करता है, कोई हिस्टोरिकल की बात करता है, कोई जो एक सोशियोलॉजिस्ट की बात करता है। तमाम जैसे कोई किसी ने कहा कि लाम नीच पार कानून अगर है तो है के रूप में, जैसे वर्तमान सरकार, इसके पहले सरकार क्या थी, इसके पहले जैसे कोई सरकार है वह जो है सोशलाइज बात करता था। उसका सिद्धांत था कि विधि का उद्देश्य समाज में ऐसी व्यवस्था करना जिससे अधिक लोगों की मांगों, इच्छाओं और सुविधाओं की पूर्ति हो और कम से कम लोगों के साथ संघर्ष और बर्बादी हो। वो मतलब राज्य क्या है, राज्य अपने अपने ढंग से समाज को नियंत्रित करता है। जैसे अगर कानून बन गया तो बन गया, लेकिन दूसरी कोई सरकार है तो क्या कहेगी कि अगर कानून बन गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचावे, कानून का उद्देश्य कम से कम लोगों को हानि पहुँचावे। जैसे वर्तमान सरकार की जो कानूनी व्यवस्था चल रही है उसको अभी कानून जो बताएंगे तब आगे हम चर्चा करते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि समाज नियंत्रण राज्य की भूमिका क्या है। समाज को नियंत्रित करने में राज्य की भूमिका क्या है। प्रत्यक्ष करों का नियंत्रण, राज्य प्रत्यक्ष कर का नियंत्रण करती है। प्रत्यक्ष कर जो है, जो मतलब टैक्स वसूलना, ये राज्य का दायित्व है। राज्य जो है कि राष्ट्र के विकास में, प्रदेश के विकास में ये टैक्स वसूली करती है। सीधे बैठो, टैक्स वसूली करती है और राज्य का कार्य है। तीसरा है पारिवारिक नियंत्रण करता है। राज्य पारिवारिक नियंत्रण में सहायक होता है। जब पारिवारिक नियंत्रण होगा समाज की कंट्रोलिंग होगी, समाज की चेंजिंग होगी। कैसे? जैसे समय समय पर तमाम तरीके के कानून बने। जैसे परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई होता है जिसको सुरक्षित एवं संरक्षित करना राज्य का दायित्व है। समय समय पर राज्य सरकार ने राज्य ने अपना कार्य किया है। जैसे बाल निरोधक अधिनियम 1939, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो समाज की तमाम बुराइयां उसको रोकने का कार्य किया। जैसे देवदासी प्रथा, पिछता कांड, छुआछूत कांड, ये सारे राज्य ने किया है। तो राज्य जो है समाज को नियंत्रित करने का साधन है। जैसे अब ऐसी व्यवस्था है कि जो राज्य जो है कि समय समय पर कानून बनाकर समाज की सुरक्षा व्यवस्था को प्रदान करता है। जैसे इस समय का जो कानून बने हैं, पहले कानून नहीं थे, लेकिन अब समाज, समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार कानूनों में परिवर्तन किए गए और कानून बन गए हैं। जैसे कठोर कानून बन गए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए 2013 के पहले जो है कितना कठोर कानून नहीं थे, लेकिन 2013 के बाद कठोर कानून बने। उसके पीछे क्या रीजन थे? उसके पीछे रीजन यही थे कि मतलब कि अपराधी की प्रवृत्तियाँ इतनी महिलाओं को इतनी प्रेरित बढ़ रही थी कि भारतीय व्यवस्था के अनुसार जो है कानून को कठोर करना पड़ा। राज्य का दायित्व है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। राज्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति का
जो फंडामेंटल राइट है उनका संरक्षण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन का साधन बनता है। तो बंद न करो, इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइम लिखो, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य जो है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण का साधन बनता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राज्य कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण करता है। राज्य जो है कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण करता है, इसलिए राज्य सामाजिक परिवर्तन का साधन है। तीसरा हम देख सकते हैं कि राज्य आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण करता है। अर्थव्यवस्था को सामाजिक नियंत्रण करता है राज्य, इसलिए हम कह सकते हैं राज्य सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है। कानून समय समय पर कानून बनाकर राज्य नियंत्रित करता है। राज्य जो है कि समाज को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम देखते हैं दंड का नियंत्रण करता है। दंड के द्वारा राज्य समाज को कैसे नियंत्रित करता है? दंड के द्वारा। अब दंड के द्वारा राज्य समाज को नियंत्रित करता है। किसी दिन हम चार्ट बनाकर बढ़िया से आपको समझा देंगे। तीसरा शिक्षा के प्रसार द्वारा नियंत्रण। शिक्षा का प्रसार राज्य का दायित्व है, क्योंकि राज्य शिक्षा राज्य सूची का विषय होने के नाते केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है शिक्षा पर कार्य करती है। शिक्षा ही समाज को नियंत्रित एवं समाज को परिवर्तित करने का साधन बनता है। थैंक यू।